लेकिन हम जितनी बार गिरे हैं वो हम भूलते नहीं हैं। वो मेरे दोस्तों को पता है, घर वालों को भी पता है। तो इस कंपनी है, सब लोग अकेला मैं नॉन जापानीज़ हूँ, फॉरेनर। पूरी की पूरी जो कंपनी है उसमें सारे एम्प्लॉय जो हैं वो जापानीज़ हैं और बहुत ही कम इंग्लिश आती है। तो मेरे लिए बहुत चैलेंज आने वाला है आगे चल के आपसे। अब आपसे बोल ही नहीं पा रहे हैं तो हम गुंगा हो गए ना एकदम, बिल्कुल है ना। तो वो वाला हिसाब है वहाँ पे। कितना पैकेज पे वहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं? सिलेक्शन बताइए, शर्माइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.2 मिलियन का है अर्ली। हाँ, एक नाम वर्ल्ड वाइड है, कहीं पे भी एक बार मुंह खोल के खाली बोल देना है कि आप जायका फेलो हो। और उसी समय मेरे को 1.5 लाख मिलता था महीने का, मतलब पढ़ते हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे सक्सेस लाइफ शो में। इस वक्त मेरे साथ आसिफ इकबाल जी हैं और ये अभी जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर करके भारत लौटे हैं। और मैं बता दूं इनके बारे में, तो ये बिहार के एक छोटे से गांव आरोपुर के रहने वाले हैं, जो पटना ज़िला के नवतपुर प्रखंड के गांव है और नवतपुर ब्लॉक के ही क्षेत्र में आता है। इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा जो है अपने गांव से ही शुरू किया और हाई स्कूल अमरपुरा से पास की, उसके बाद पटना साइंस स्कूल से पास किए। उसके बाद आईआईटी हैदराबाद एमटेक किए। उसके बाद पीएचडी करने क्योटो यूनिवर्सिटी जापान गए और जापान से हाल ही फिलहाल में पीएचडी करके भारत लौटे हैं और अपने स्वदेश लौटे हैं। और इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी सफलता की कामयाबी के बारे में, कि कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं और आगे भी जो लोग इस तरह से सफलता पाना चाहते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, अगर विदेश में रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, जापान में रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ करना पड़ता है, इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ, तो आपका नाम आसिफ इकबाल है और आप आरोपुर गाँव के रहने वाले हैं जी। शुरुआत कैसे हुआ सर? हाँ, तो शुरू से एक बार मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं कि इन चाचा जी हैं और इनकी मम्मी जी हैं, माँ हैं। तो इन लोग से भी बातचीत करेंगे कि कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएं और अपने देश से दूसरे देश, यानी कि दुनिया के विकसित देश तक इन्होंने भेज पाए पढ़ाई करने के लिए और इतनी सफलता हासिल कर पाए हैं। सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप शुरुआत कहाँ से किए थे? हाँ, तो शुरुआती शिक्षा तो यहीं से हुई। हाँ, जैसा मैंने बताया, आरोपुर से। हाँ, और स्टार्टिंग में हम लोग मॉडल स्कूल एक था पहले, तो वहीं से हम लोग अपना 10th तक का। लेकिन बाद में सरकारी नीति से स्कूल बंद हो गया था, तो 9th क्लास के बाद हम लोग वो छोड़ दिए थे और सरकारी स्कूल में दाखिला लिए, अमरपुरा हाई स्कूल में। हाँ, तो शिक्षा का जो है मेरे घर में वो शुरू से काफ़ी अच्छा माहौल था और इसका सारा श्रेय जो हमारे चाचा जी को जाता है। चाचा जी हमेशा ही दबाव बना के रखे कि मतलब पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि बचपन से ही देखे हैं गरीबी बहुत ज़्यादा, दादी के टाइम से ही। तो हम लोगों को पता था कि मतलब शिक्षा नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो चाचा जी हमेशा, पूरे हमारे जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग समझिए कि सिबलिंग्स मिला के 13 बहन और 7 भाई सब इसी घर में रहते थे। और ऐसे रात में चटाई भीग जाता था और उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, तो ललटेन लगा लगा के सब ऐसे बैठे रहते थे और मारो खाते थे नहीं पढ़ने के लिए, है ना। तो सबका टाइम बंधा हुआ था, 8 साढ़े 8 से पहले कोई सो नहीं सकता है, खाने नहीं मिलेगा तो मम्मी रोटियाँ नहीं बनावेगी। अच्छा। तो इस तरह का था। तो प्रेरणा पूरा, मतलब श्रेय जो है, जिससे जो कहते हैं ना कि मोटिवेशन, तो वो चाचा जी दिए बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हमेशा और प्रोत्साहित भी करते थे, मतलब चॉकलेट वॉकलेट दे दिए, कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिए, तो हर चीज़ में। तो और मेरे बाकी के सारे भी भाई बहन लोग पढ़ने में अच्छे थे। तो हम जैसे सबसे छोटे हैं, एक मेरे से और छोटा भाई है, तो बाकी सब अच्छा कर रहे थे, तो आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि अच्छा तो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से भी। आप कितने भाई बहन हैं? तो हम 3 भाई और 1 बहन है, लेकिन जॉइंट फैमिली का हम बताएं कि 7 भाई और 13 बहन, तो सब लोग साथ में ही रहे हैं। हाँ, लेकिन अपने हम लोग 3 भाई हुए, मैं सबसे छोटा हूँ और एक मेरी बड़ी बहन है। आपके और जो बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है जो विदेश में पढ़ाई किए हैं जैसे आप किए हैं, कोई और? नहीं, विदेश में तो केवल हम ही पढ़ाई किए हैं। हाँ, लेकिन एक भैया है वो विदेश में ही रहता है। अच्छा। वो विप्रो कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
तो वो यहीं से पढ़ाई किए, BCA किए, उसके बाद विप्रो में मुंबई में जॉब किए और फिर 2012 से वो यूरोप में है, पोलैंड में, वहीं पे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ऑन साइट प्रोजेक्ट में। आसिफ जी, आप ये बताइए कि शुरुआत में जब IIT के लिए पास आउट हुए थे तो आप हैदराबाद गए, तो वो जर्नी कैसा रहा था आपका? हाँ, तो देखिए 10th तक तो हम मतलब इलाका के एक टॉपर लड़कों में थे। अच्छा। हाँ, मतलब अच्छा खासा नाम भी था यहाँ पे, तो उसका बहुत बड़ा पीयर प्रेशर था। लेकिन +2 में क्या हुआ कि पूरा इंग्लिश में चला गया सब्जेक्ट। हाँ, डायरेक्ट। हाँ, बिहार में है कि हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश में जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है बहुत सारे लोग। हाँ, तो जो चीज़ हम त्वरण बोलते थे वो वहाँ एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा। अब वो एक्सेलरेशन हम संभाल नहीं पाए, तो मेरा स्पीड हो गया स्लो। अच्छा। तो हम 2nd डिवीज़न से फिर +2 पास करिए, तो फिर लोगों को लगा कि अब मतलब शायद लड़का ख़त्म ही हो गया है। लेकिन फिर भी प्रयास किए, किसी तरह प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से फिर BTech किए और बाद में फिर जॉब भी किए बॉम्बे जाके, बहुत ही सस्ता, जिस समझिए कि मजदूरी कर रहे होंगे, 8,000 मिलता था 1 महीने का, और उसी में गुजारा चल रहा था किसी तरह। तो फैमिली का सपोर्ट था। क्या चीज़ में जॉब करते थे आप? तो वहाँ भी हम मैकेनिकल इंजीनियर थे। एक कंपनी थी जो वहाँ पे मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती थी, जैसे आपका बॉटल हो गया प्लास्टिक का, उसका कैप वगैरह बनाने का जो डिज़ाइनिंग होता है, तो मैं डिज़ाइन इंजीनियर था, वहाँ पे मैं डिज़ाइन करता था। फिर मन हुआ कि अब इससे कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा करना चाहिए, तो गेट का एक एग्ज़ाम होता है मास्टर्स करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे, उसके थ्रू IIT में एडमिशन होता है। तो IIT में नहीं होने का मलाल तो हमेशा ही था, क्योंकि घर वालों को था कि मतलब लड़का बड़ा तेज़ है, लेकिन कंपटीशन बाहर भी बहुत है ना, हम लोग जैसा तेज़ बहुत है। तो वो साइंस कॉलेज में जाके पता चला था कि कितना तेज़ लोग लड़का था, मतलब पूरा बिहार का टॉपर वहीं आता है ना, 85% 88%, मेरा था कुछ 76% उस समय। तो वो तो कोटा वगैरह लगा के NCC का मेरा हो गया था साइंस कॉलेज में। तो जर्नी ठीक रहा और बाद में फिर गेट का एग्ज़ाम दिए, ऑल इंडिया रैंक भी काफ़ी अच्छा रहा, 363 रैंक आया मेरा ऑल इंडिया रैंक। और IIT हैदराबाद से कॉल आया, तो फिर दोस्त लोगों से सलाह मशवरा किए, और नया कॉलेज था तो थोड़ा सा डर लग रहा था, जैसे बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि हैदराबाद में कोई IIT भी है। गांव का लोग बिलीव भी नहीं करता था कि IIT तो वहाँ है ही नहीं। तो मतलब जानकारी कम होता है ना गांव में। कब गए थे ईस्वी? ये 2013 ईस्वी में। 2011 में BTech हुआ, 1 साल नौकरी किए 12 तक, और 13 के मतलब जुलाई में मेरा एडमिशन हो गया था IIT हैदराबाद में MTech के कोर्स के लिए, तो मटेरियल साइंस में। तो 2 साल वहाँ पढ़ाई किए, वहाँ पे कुछ ये जर्नल पेपर भी लिखे, IIT बॉम्बे में जाके वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन भी दिए। तो वहाँ से फिर दोबारा फ्लरिश करना शुरू किया अपना, क्योंकि माहौल मिला तो और ज़्यादा फ्लरिश किया। हाँ, और वो ख़त्म होने के बाद फिर थोड़ा एकेडमिक में चले गए पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो बेंगलोर चले गए हम, वहाँ पे गीतम यूनिवर्सिटी में BTech के मैकेनिकल के छात्रों को हम पढ़ाते थे। 2 साल वहाँ सेवा दिए, उसके बाद मन हुआ कि PhD करके फिर से एकेडमिक में दोबारा लौटा जाएगा। तो एक स्कॉलरशिप था हमारे कॉलेज का, उसको बोलते हैं जाइका फेलोशिप। अच्छा, जाइका फेलोशिप। हाँ, ये फेलोशिप जो है, मतलब जाइका जो कंपनी है वही कंपनी भारत में बुलेट ट्रेन के लिए फंड कर रही है। हाँ। तो उसी फेलोशिप में हम अप्लाई किए और बहुत सारे प्रोफेसर्स को ईमेल किए यहीं से बैठ के, जापान के प्रोफेसर्स को। और जापान चूज़ करने का मेन मकसद ये भी था क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और मटेरियल साइंस में उनका रिसर्च काफ़ी अच्छा है। और IIT हैदराबाद से अच्छा उनका कोलैबोरेशन था, मतलब IIT हैदराबाद की पूरी बिल्डिंग की जो डिज़ाइनिंग है और फंडिंग है वो जापान से आती है। अच्छा। तो एक कनेक्शन था जापान का, तो दिमाग में था कि हाँ जापान जाया जा सकता है। तो अप्लाई किए और इंटरव्यू वगैरह हुआ, वो पास किए और 24 छात्रों का चयन हुआ था, उसमें से एक हम भी थे। और फिर वही जापान की जर्नी शुरू हुई सितंबर 2017 में। 25 तारीख को हम बॉम्बे से फ़्लाइट लिए और उगते हुए सूरज का देश बोलते हैं, वहाँ पहली किरण के साथ मेरा फ़्लाइट एकदम रुका था। तो वो चीज़ हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि 10th में पढ़ते थे तो हमेशा याद करते थे GK में। अच्छा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं। हाँ। वो आंखों से देख रहे थे हम। अच्छा। कि उगते हुए सूरज के देश में हम मेरा लैंड कर रहा है एकदम। तो अच्छा लगा काफ़ी। हाँ। टोक्यो पहुँचे हम लोग। हाँ। 4-5 और दोस्त थे सेम ही फ्लाइट में। तो इस तरह से जापान पहुँचे और मतलब इस गांव से आप ऐसे अचंभित थे हम लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, उस समय वहाँ ओलंपिक का प्रचार भी चल रहा था, 2020 होने वाला था। तो उसका पूरा वो बना हुआ था, तो सबसे पहला काम हम वही किए, जिससे फ़ोटो खिंचवाने और खींचने का हमको बहुत शौक है। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे देखे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का रिंग बना हुआ था ओलंपिक का 5 को, वहाँ जाके फ़ोटो लिए, बाकी फिर सब शुरू हुआ उसी तरह से। जी।
तो जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी में जब आप गए तो वहाँ पर क्या आपको बेहतर चीज़ें सीखने को मिला जो आप हमारे इंडिया में नहीं मिल पाता है? जैसे काफ़ी अलग है जापान, जैसे कहते कॉमन सेंस ना, जैसे यहाँ का कॉमन सेंस और वहाँ का कॉमन सेंस में ही फ़र्क है। हाँ, अब जैसे वहाँ आप तेज़ बोल दीजिएगा तो गुस्सा हो जाएगा सामने वाला, और यहाँ तो थप्पड़ भी मार दीजिएगा तो कल से दोस्ती हो सकता है। हाँ। तो ये कॉमन सेंस यहाँ का है। अच्छा। वहाँ आप किसी से तेज़ बात नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वहाँ एक तरीका है बात करने का, अगर मैं गलत भी हूँ और आप सही हैं तो आप दबा नहीं सकते हैं, आप बस बोल सकते हैं देखिए आप गलत हैं बस। तो ये कॉमन सेंस कल्चर जो होता है ना डिफरेंट है, तो वो सीखने में बहुत टाइम लगा। और लैंग्वेज तो एकदम ही अलग है वहाँ का। तो जैसे हम लोग वैसे भी बाइलिंगुअल है ना, पहले बताए ना 10वां के बाद 11वां में पहुँचे तो अंग्रेजी सीखना है। हाँ। अंग्रेजी छोड़िए, शुद्ध हिंदी बोलना भी एक मगही वाले आदमी को, हम लोग मगध इलाके के हैं ना, है ना, तो उसमें ही गड़बड़ है। तो वहाँ से अंग्रेजी सीखना और अंग्रेजी से फिर जापान में जाके, क्योंकि वहाँ पूरी लैंग्वेज ही, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलता है, उनका मेन जो है जापानीज लैंग्वेज है, उसी में बात करेंगे। और शर्माते हैं वो अंग्रेजी बोलने में, हाँ हिचकिचाएंगे, उनको लगा गलत हो जाएगा तो आप जज कर दीजिएगा, तो अपना भाषा में ही टिके रहते हैं। तो वो एक चैलेंज था कि उस सेल को कैसे ब्रेक किया जाए, आइस को कैसे ब्रेक, लेकिन हुआ। मतलब शुरू से हम काफ़ी मिलनसार टाइप के हैं, तो इट डजेंट मैटर कि मतलब आप किधर हो, सामने वाला इंसान है ना, ये सोच के तो कोशिश किए और लोगों से दोस्ती किए, वहाँ के कल्चर को समझे। और हर मामले में मतलब रहन सहन ही नहीं, कल्चर ही नहीं, पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, क्योंकि देखिए गांव का कंपटीशन हम देखे पहले, मतलब टैलेंट के कंपटीशन में भी हम फेल हुए। जैसे बहुत फेमस है यहाँ का क्विज कॉन्टेस्ट, कभी नहीं जीत पाए हम। हाँ 2 बार ट्राई किए, 3 बार ट्राई किए, लेकिन नहीं जीत पाए। तो यहीं के कंपटीशन में आप फेल हैं एक बार देखा जाए, मतलब जीके में एटलीस्ट, हाँ ना। अदर एकेडमिक में हम ठीक थे। फिर पटना साइंस कॉलेज में तो वहाँ बोले कि हम 2nd डिवीज़न आ गए, तो उस कंपटीशन में भी हम फेल हैं। तो ऐसा नहीं था कि हम हमेशा ही सफल ही रहे हैं, बहुत बार गिरे हैं हम, बहुत बार। +2 के बाद गिरे, फिर बीटेक के बाद जॉब ही नहीं मिला। उस समय रिसेशन था तो किसी को जॉब नहीं मिल रहा है मैकेनिकल में, और लोगों का सुन के कि एवरग्रीन ब्रांच है, एवरग्रीन ब्रांच है, आप मैकेनिकल ले लिए, अब जॉब नहीं है। उसका फ्रस्ट्रेशन अलग रहता है, लेकिन दबाव रहता है कि आपको अच्छा ही करना है। हारने के लिए आपको पैदा ही नहीं किया गया है कि सब कुछ हार के ही आपको दे दिया गया है कि जाओ अब जीत के आना है, तो ये दिमाग में रहता है। जापान में भी यही हुआ कि लौट नहीं सकते हैं आप, जाना है तो इधर से एकदम जीत ही के जाना है। तो एक जिद था अंदर, तो इवन कि काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन जीते। एक सवाल है मेरा, बहुत ही पूरा अजीब सा सवाल है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। हमारी बिहार की भाषा जो मगध क्षेत्र है यहाँ के मगधी भाषा। फिर उसके बाद अगर पटना चले जाते हैं राजधानी में, तो वहाँ कुछ हिंदी भाषा हो जाता है, शुद्ध हिंदी हो जाता है, ये हिंदी भाषा हो जाता है। फिर अगर पटना से कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज कुछ और हो गया। फिर उसके बाद आप अदर कंट्री जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज कुछ और हो जाता है। यानी कि 3-4 लैंग्वेज 5 लैंग्वेज आपको सीखना एक बहुत ही बड़ी चुनौती था, और इस चुनौती का आपने स्वीकार किया। तो इसको कैसे आपने मेंटेन किया? जैसे बताया ना कि हारने के लिए नहीं पैदा किया गया था, जीतने के लिए। तो वो जिद था, तो इसके लिए इंग्लिश भी अच्छा सीखे। और घर में भी कुछ भाई लोग हैं जो अच्छा इंग्लिश बोलते थे, तो उनको देख के लगता था कि इनके जैसा अंग्रेजी हम कब बोल पाएंगे। तो वो लोग घर पे आते थे पटना से या बॉम्बे से, तो उनसे ट्राई करते थे। उसी तरह जब बाहर गए दूसरे जैसे राज्यों में, तो उनका डायलेक्ट पिक किया हम कि बिहारी टोन थोड़ा सा, इनसे बात करना है, इनके साथ खड़े रहना है। लेकिन अपना भाषा का गर्व तो होना ही चाहिए। इसके लिए घर पे भी हम आते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, एकदम टिपिकल मगही में। लेकिन बाहर रहेंगे तो आज तक का रिकॉर्ड है, अगर हम नहीं बताएं कि हम किस स्टेट से हैं, कोई बता भी नहीं पाया कि हम बिहार से हैं। अच्छा। सब बोलता है कि आवाज़ से पता ही नहीं चलता है तुम्हारे कि तुम बिहार से हो। तो कोई हिमाचल गेस कर देगा, ठीक है, कोई मतलब अदर हिंदी भाषी एकदम इस तरह से। तो वो पता नहीं धीरे धीरे चेंज हो गया, क्योंकि वैसा था, सीखने का बड़ा मेरे को वो रहता है। हाँ जापानीज में बहुत अभी डिफ़िकल्टी हो रहा है हमको, लेकिन बहुत लकी रहे कि एक कंपनी है कीवा मशीनरी, वो वहाँ पे जापानीज कंपनी है, MNC। सवाल पूछने ही वाला था आपका ये। हाँ, तो वो लोग बिना लैंग्वेज के ही मुझे हायर कर लिए हैं, केवल ये कॉन्फिडेंस। आपने ये सवाल पूछा तो उन्होंने यही सवाल पूछा है कि जापानीज कैसे सीखोगे। तो हम उनको बताया कि देखिए हम बाइलिंगुअल हैं, हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं, हिंदी से मराठी सीख सकते हैं, तेलुगु सीख सकते हैं। तो जापानीज कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, और एक PhD करने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। तो उनको ये कॉन्फिडेंस ठीक लगा।
तो बोले कि ठीक है हम हायर कर लेते हैं, यहाँ आके आप हमें दिखाइए कि आप सीख सकते हैं कि नहीं। तो इवन दो वहाँ जापानीज़ कंपनी है, सब लोग अकेला मैं नॉन जापानीज़ हूँ, फॉरेनर। पूरी की पूरी जो कंपनी है उसमें सारे एम्प्लॉय जो हैं वो जापानीज़ हैं और बहुत ही कम इंग्लिश आती है। तो मेरे लिए बहुत चैलेंज आने वाला है आगे चल के, जो हमको भी पता भी नहीं कितना चैलेंजिंग हुआ। जैसे कुछ मांगना है आपसे, अब आपसे बोलिए नहीं पा रहे हैं तो हम गुंगा हो गए ना एकदम, बिल्कुल है ना। तो वो वाला हिसाब है वहाँ पे। तो वो चैलेंज रहेगा मेरे लिए, लेकिन हम क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ते हैं उसका। किताब उताब यहाँ पे है भी मेरा, लेके आए थे यहाँ। तो चल रहा है संघर्ष। इसका पैकेज कितना पैकेज पे वहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं? सिलेक्शन बताइए, शर्माइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.2 मिलियन का है अर्ली, हाँ, 1 साल का, मतलब 42 लाख का पैकेज है। स्टार्टिंग है वो। तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है। डेवलप कंट्री है तो पैसा बहुत है। तो वहाँ के मामले में कि यहाँ हमारे भारत में आकर नहीं, 4.2 मिलियन येन है। तो यहाँ की करेंसी में कुछ 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो भी जितना ही बना, 35 के आसपास, 30 के आसपास। हाँ, तो ये पैकेज है मेरा अभी। और उसके अलावा बाकी जो भी फैसिलिटीज़ रहती हैं वो मिलती है वहाँ पे। हाँ, कैसा लगता है जब सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद लोग तारीफ़ करते हैं और अपने आप में लगता है कि हाँ कुछ हमको राहत मिल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, तो एक अच्छी लगता है ना। यानी कि संघर्ष के बाद जब सफलता मिलती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने आप पर एक महसूस होता है। हाँ, तो इस जॉब का नहीं, इससे ज़्यादा खुशी था जब स्कॉलरशिप मिला था। क्योंकि स्कॉलरशिप मिलना बड़ा वो होता है, मतलब उससे बड़ी कोई बात नहीं कि आप एक फेलोशिप वाले आदमी हैं। और जायका का नाम वर्ल्ड वाइड है, कहीं पे भी एक बार मुंह खोल के खाली बोल देना है कि आप जायका के जायका फेलो हो। और उसी समय मेरे को 1.5 लाख मिलता था महीने का, मतलब पढ़ते हुए। और सारा पढ़ाई का खर्चा भी जापान की सरकार उठाई है। तो घर से तो कोई पैसा नहीं लगा पढ़ने के लिए। एमटेक में भी थे तो थोड़ा बहुत पैसा घर से लेते थे पॉकेट खर्च के लिए। अदरवाइज स्कॉलरशिप जो था MHRD का वो तो मिला ही है। तो ऑफ कोर्स अच्छा ही लगेगा, लेकिन हम जितनी बार गिरे हैं वो हम भूलते नहीं हैं। वो मेरे दोस्तों को पता है, घर वालों को भी पता है। तो मतलब डाउन टू अर्थ ही है अभी भी। हाँ, तो वैसा है। तो अगर तुलना किया जाए, पहले मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद इनके मम्मी और इनके चाचा जी से बातचीत करूँगा। एक सवाल और है, अगर आपको जापान और इंडिया की तुलना किया जाए कि आपको जापान और इंडिया में बेहतर कौन है और कहाँ आप ज़्यादातर समय व्यक्त करना चाहेंगे, तो कहाँ आप दीजिएगा? हाँ, तो अपना देश तो हर किसी को प्यारा ही होता है ना। तो अच्छा तो हमको यही लगता है। लेकिन अब जैसे क्या होता है कि अब कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे अब हमको कुछ चीज़ों में आराम चाहिए, तो वहाँ हम पैसा खर्च करके भी यहाँ नहीं ले सकते हैं। अब जैसे अभी हम आ रहे थे विक्रम से, अब वहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ी तो हम हायर कर ही नहीं पाएंगे, तो आना पड़ा हमको टेम्पो में। टेम्पो वाला मस्त गाना बजा रहा है कान फाड़ के, अब उसको मना नहीं कर सकते। अब हमको उसका आदत नहीं है, है ना। तो इस ऑफ कोर्स गांव अच्छा है अपने, क्योंकि आसपास के लोग हैं, परिवार है। लेकिन आराम के मामले में फिर हम जापान प्रेफर कर लेते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ ठंडा लग रहा है, वहाँ फट से AC ऑन कर लेते हैं। अच्छा। है ना। मम्मी को इतना तकलीफ है, हमको लगता है क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते मम्मी के लिए। अब यहाँ लिफ्ट तो नहीं बन सकता है, तो मम्मी सीढ़ियाँ चढ़ के अभी आई है ना। गर्म पानी का व्यवस्था करने में टाइम लग जाएगा। अब यहाँ मम्मी वहाँ फट से हो गया, है ना। हर घर में गीजर है, पानी गर्म करने वाला है, नलका में ही गर्म पानी आएगा। अच्छा। तो वो सब ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पर विकसित है। गैस सिलेंडर का टेंशन नहीं है वहाँ। तो पाइप कनेक्शन है, जैसे पानी का कनेक्शन वैसे पाइप कनेक्शन। भारत में भी बहुत जगह है ऐसा। तो मतलब गांव का बात कर रहे हैं। शहरों में होगा ही ऑफ कोर्स। जापान और इंडिया में क्या कुछ ऐसा बेहतर किया जाए जिससे जापान से भी अच्छा हो सके? तो जहाँ आपने वहाँ देखा, सीखा, वहाँ पर रहा भी है, तो क्या कुछ करना चाहिए? तो एक ही चीज़ सही करना है इंडिया में, डिसिप्लिन सही करना है। और डिसिप्लिन वो लोग शुरू करता है बचपन से। रोड पे चलेगा तो पहले सब बच्चों को सिखाया जाता है कि रोड पे चलते कैसे हैं, सड़क क्रॉस कैसे करना है, ये स्कूल सिखाता है वहाँ पे। स्कूल का टूर निकलेगा, 4 साल तक के बच्चा को ABCD वो लोग नहीं सिखाता है। और यहाँ क्या है, 2.5 साल का हुआ ABCD रटवा देते हैं। 4 साल तक, 5 साल तक वो केवल सीखता है कि ज़िंदगी कैसे जीना है। बाथरूम साफ़ करता है,
पूरा घर साफ़ करता है, पूरा स्कूल का जो कचरा है वही छोटा छोटा बच्चा पिक करेगा, उसको गार्बेज में डालेगा, कौन सा सूखा कौन सा गीला, कौन सा वाइट पॉलिथीन में जाएगा, कौन सा येलो में जाएगा, ये सब स्कूल सिखाता है उनको। और यही जो शिक्षा है वो उनको आगे चल के बड़े होकर काम आता है। किस तरह बात करना है, क्या नहीं बोलना है, झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब जो एटिकेट्स है, तौर तरीका, वो लोग स्कूल से ही सिखा देता है। इसके लिए बाद में उनको कुछ सिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ का कमी तो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा। मतलब इस पे कोई फोकस नहीं है कि अनुशासन कैसे दिया जाए। खाली नैतिक शिक्षा का एक बुक है, उसमें कहानी दिया हुआ है, वो टीचर पढ़ के भी भूल जा रहा है, बच्चा कहाँ से सीखेगा, है ना। तो अभी हम बिहार की बात किए थे जी, बिहार और जापान की। तो जापान से बिहार तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ऐसे भी बिहार में तो टीचर जो हैं सरकारी स्कूल में आते हैं और भोजपुरी गाना सुनते हैं। अभी आज का पहले वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसका हम दिखाए हैं। चाचा जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। कितना गर्व होता है जब आपके बच्चे अपने छोटे से गांव से दूसरे कंट्री में जा कर के सीख करके आते हैं और अपने देश के लिए नाम रोशन करते हैं। हमको शुरू से था कि हमारा फैमिली जो है बहुत पीछे हम लोग थे, और हम प्रयास में थे कि शिक्षा एक जरिया है जिसके जरिए हमारा परिवार या हम या कोई भी आदमी समाज का आगे बढ़ सकता है। इस लिहाज से मैं शुरू से इन बच्चों पर ध्यान दिया। इन लोगों के पढ़ने के लिए जो यहाँ का व्यवस्था था उसके हिसाब से कोई मैं अलग कोई व्यवस्था तो कर नहीं सकता था। तो मेरे पास जो समय मिलता था, थोड़ा सा भी समय रहा, तो बच्चों के बीच लालटेन लेकर के बैठते थे और इन लोगों को शिक्षा देते थे। और हमारे चाहने से तो नहीं होगा, बच्चे भी लगनशील थे और काफ़ी मेहनती थे। इन लोगों ने अपने मेहनत के बल पर हम लोगों का भी नाम रोशन किया, अपने माता पिता का रोशन किया। हो सकता है अपने परिवार का और लोगों का भी इस पर गर्व हो सकता हो। ऐसे तो हमारा तो है ही, इसलिए कि मैं बहुत प्रयास करता रहा। और हमारे समाज को हो या ना हो, मुझे तो काफ़ी गर्व है अपने बच्चे पर। इसके सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ। इनके चाचा इन्हीं का रहा जी, प्रयास तो इन्हीं का रहा। चाहता तो हर कोई है, अगर बच्चे सही हैं तो ज़रूर निकाल सकते हैं। और दुनिया का कोई काम जो है सर अजूबा नहीं है, कर सकता है इंसान। इंसान ही सब कुछ करता है, इसलिए मुझे भरोसा था। एक बार आप अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम मुर्तजा अंसारी है। मैं बिहार सरकार से जो है सेवानिवृत्त हूँ। अभी मैं 73 प्लस उम्र हो चुका है। तो इनके चाचा जी थे और इनकी माँ जी हैं। ज़रा माँ जी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत देर से शांतिपूर्वक सुन रही थी, अच्छा लग रहा था ना? बहुत अच्छा लग रहा था। हम तो कभी सोचे तो नहीं थे कि इस मुकाम पर मेरा लड़का जाएगा, बाकी बहुत ही कामयाब रहा। इसको बचपन से पढ़ने का ख्वाहिश बहुत था, बहुत। इसके पापा तो इसी छोटा मोटा लक पर दुकान था, बिजनेसमैन था, तो इतना लड़कन को आगे निकाले, ज़्यादा छोटे वाले को निकाले। इसके पीठ पर भाई का भी साया रहा है, बड़े वाले को। तो पापा के हाथ में तो उतना था नहीं कि सब बच्चों को पढ़ाते। तो हमको तो भाई बहुत गर्व लग रहा है। हमको तो लग रहा है कि किसको इतना कितना धन्यवाद दें, इतना हमको खुशी लग रहा है। लग रहा है कि मेरा लड़का ऊपर से नीचे अभी आया है। लेकिन अगर यहाँ से अगर चले जाते, जापान में रहते होंगे तो कभी कभी आप मिस भी बहुत करते होंगे, याद भी बहुत आता होगा। बहुत बहुत। अब तो ऐसा हो गया है कि वीडियो कॉल चल गया है, तो अब तो ना लगता है कि लड़कन विदेश है। बाकी तो बहुत काफ़ी बिजी रहता था, अब इधर ज़रा फ्री हो गया। बहुत टेंशन में मेरा लड़का रहता है। बहुत हम लोग गरीबी से मेरा बाल बच्चा झेला, ऐसी बात नहीं है। बाकी उस गरीबी को हासिल मतलब पा लिया मेरा लड़का जापान जाके। इसलिए सब भाइयों बहनों मतलब जितने परिवार लोग हैं सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा। हम तो उम्मीदें नहीं किए थे। इसके पापा खुद कहते थे कि ये तो कुछ करके निकलेगा। इसके तो पापा तो अब बोलने लायक नहीं है, न तो उनको तो आप बहुत खुशी था काफ़ी। बाकी अब तो इतना न बेड पर गिर गया है ना कि एक शब्द न बोले। कहते हैं ना कि मेहनत करने वाला की कभी हार नहीं होती और कोशिश करने पर कभी बेकार नहीं जाती। वही एक सामने है आसिफ जी, और इन्होंने लगातार अपने संघर्ष को जारी रखा और मेहनत करते रहे, जिसके बदौलत आज जो है पीएचडी कंप्लीट करके भारत लौटे हैं। और जापान में ही एक कंपनी में, जो जापान के बहुत अच्छे कंपनी है, जिसमें इनको काफ़ी अच्छे पैकेज पर इनको सेलेक्ट कर लिया गया है और वहीं पर अभी जॉब करेंगे। कुछ दिन के लिए अपने घर आए हैं और फिर इसके बाद जाएंगे। अभी ये मिले हमसे, काफ़ी अच्छा लगा मिलकर भी। आप लोग का हमारी बातचीत और
ये जर्नी कैसा लगा, बातचीत की जर्नी ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है, नया चीज़ देखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ तक देख रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चितरंजन कुशवाहा है। जय हिंद।